फिशर और वेज डैश मॉडल को पढ़ने के बाद जो है आपको दूसरा अगला मॉडल देखने को मिल रहा है 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में देखिए दोनों कार्बन होते हैं ना, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये प्रोजेक्शन पुराना वाला प्रोजेक्शन जो था वो हमने ऐसे देखा था, देखिए इसको देखा था हमने, है ना, मतलब एक कार्बन के अराउंड चारों वैलेंसीज को देखा था। अब ये जो नए प्रोजेक्शंस है, ये 100 हॉर्स वाला भी और न्यूमैन्स प्रोजेक्शन पढ़ाऊंगा उन दोनों को भी। ये क्या होंगे, एक कार्बन ये है और दूसरा कार्बन ये है, इनके अराउंड ग्रुप्स का जो है अरेंजमेंट बताया जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, कार्बन और उनके बीच के बॉन्ड को दिखाने के काम आता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या है, एक तरीके से ये कॉन्फॉर्मेशंस को दिखाने के काम आता है, और ये पुराना क्या था, कॉन्फ़िगरेशन को। अभी थोड़ा सा इसको भी पॉइंट को डिटेल में यहाँ पे समझा देता हूँ, चलिए। कॉन्फॉर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों दो टर्म्स हैं जी, स्टीरियो के अंदर आते हैं, ठीक है ना। स्टीरियो मतलब 3 डायमेंशनल। अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में दो चीज़ें आती है, कॉन्फॉर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन। देखिए कॉन्फॉर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई दूसरा एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास एक एग्जांपल है। अब मान लीजिए ये देखिए, इस वाले ये जो अरेंजमेंट है, इसमें यहाँ पे कैप है और ये यहाँ पे क्या है, बैक, पीछे टेल है इसकी। अगर मैं इस कैप को निकाल के यहाँ पीछे लगा दूं तो ये हो गया इसका चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान दीजिए हैं, अगर मैंने इसकी कैप निकाल के पीछे लगा दी तो क्या हो गया, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे में सरका के ऐसे कर दिया तो ये चेंज इन कॉन्फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। तो कॉन्फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, फ्री रोटेशन के थ्रू, क्या, रोटेट करने के कारण प्रोड्यूस हो जा रहा है, कौन, कॉन्फॉर्मेशन। जबकि कॉन्फ़िगरेशन कैसे प्रोड्यूस होगा, पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा और फिर नया बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फॉर्मेशन मतलब यूँ समझ लीजिए, ये मेरा हाथ है, ये अंगूठा अगर मेरे को इधर लाना है, इस तरफ, इस अंगुली की तरफ, तो मैं यूँ पलट करके लाऊंगा, तो इसको क्या मैंने बोल दिया, कॉन्फॉर्मेशन। और अगर मैं अंगूठे को निकाल कर इस उंगली को निकाल के, इस उंगली को तो लगा दूं अंगूठे की जगह, अंगूठे को लगा दूं उंगली की जगह, तो ये जो चेंज हुआ ये किस तरीके का है, ये कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ। तो कॉन्फ़िगरेशन के चेंज को तो बॉन्ड तोड़ करके दोबारा बनाया जाएगा, तब जाके होगा। इसका मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग भी इन्वॉल्व है और बॉन्ड मेकिंग भी इन्वॉल्व है, जबकि कॉन्फॉर्मेशन में रोटेशन ही पॉसिबल, रोटेशन है। इसलिए कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है, रूम टेम्परेचर में भी अवेलेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो कॉन्फॉर्मेशन से पैदा होती है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, है ना, या कॉन्फॉर्मेशंस की केमिस्ट्री, और कॉन्फ़िगरेशन से प्रोड्यूस होती है कॉन्फ़िगरेशन की केमिस्ट्री या कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। इनको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है जी। अब आप आगे देख लीजिए, मैंने आपको बताया कॉन्फॉर्मेशन बताने का पहला तरीका है 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। तो ये है 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। ये एक कार्बन है, आप समझिए एक कार्बन और उसके 3 ग्रुपों को मैंने ऐसे दिखाया हुआ है, ठीक है जी। अब एक कार्बन के अराउंड 3 ग्रुपों को दिखाया, मान लीजिए ए, बी और सी दिखाया हुआ है मैंने, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा पहले कार्बन का अरेंजमेंट है। अब मान लीजिए इसको मैं 180 डिग्री रोटेट कर देता हूँ। 180 डिग्री रोटेट करने का मतलब या तो मैं इस तरफ से रोटेट करूंगा या इस तरफ से करूंगा। तो 180 का मतलब अब ये सी ऊपर चला जाएगा, सी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो सी ऊपर चला जाएगा तो बी आ जाएगा कहाँ, देखिए ये ऊपर चला गया तो बी आ जाएगा इधर और ए आ जाएगा इधर। अगर मैंने ऐसे में रोटेट किया तो ये सीधा वाई जो था ये अब मुड़ करके क्या हो गया, उल्टा वाई बन गया, ठीक है ना। तो इस कॉन्फॉर्मेशन में चेंज आ गया, देख रहे हो आप, सीधे वाई की जगह मेरा उल्टा वाई बन गया। अब अगर ये अरेंजमेंट है मेरे पे, मान लीजिए समहाउ, और मैं मान लीजिए इसको क्या कर देता हूँ, 120 डिग्री रोटेट कर देता हूँ, ठीक है ना। 120 डिग्री मान लीजिए ऐसे ही कर देता हूँ, क्लॉकवाइज रोटेट कर देता हूँ। तो अब ये बी चला जाएगा सी की जगह में, सी आ जाएगा ए की जगह में, तो बी, सी और ए, इस तरीके से आपका, अरे भाई ये देखिए 120 डिग्री का एंगल है ना ये, क्योंकि टोटल 360 डिग्री का एंगल है, तो 120 का डिग्री का एंगल है, तो बी सी की जगह में, सी ए की जगह में। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, ये अरेंजमेंट आ जाएगा। मतलब इस उल्टे वाई से फिर से उल्टा ही वाई आया, 120 डिग्री रोटेट करने में क्या आएगा, उल्टे वाई से उल्टा वाई ही आएगा, ठीक है ना। और अब इसको देखिए, अगर मैं मान लीजिए इसको 60 डिग्री ही रोटेट करता हूँ, कितना डिग्री रोटेट करता हूँ, 60 डिग्री रोटेट करता हूँ। तो 60 डिग्री रोटेट करने में ये ए चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, बी आ जाएगा यहाँ पे और सी आ जाएगा यहाँ पे। मतलब ऐसा आ जाएगा अरेंजमेंट चेंज होकर के, ए तो चला जाएगा यहाँ पे, बी आ जाएगा यहाँ पे और सी आ जाएगा यहाँ पे। मतलब ये उल्टा वाई जो था इसको 60 डिग्री रोटेट करने पे सीधा वाई बन गया, ठीक है जी। तो 60 डिग्री रोटेट करने पे सीधा वाई, उल्टा वाई सीधा वाई बन जाता है। 180 डिग्री रोटेट करने में भी सीधा उल्टा हो जाता है, उल्टा सीधा हो जाता है। जबकि 120 डिग्री रोटेट करने में उल्टा उल्टा ही रहेगा, सीधा सीधा ही रहेगा। समझ में आ गई आपको बात। तो ये तो आपको इसका रोटेशन बताया मैंने। एक कार्बन के अराउंड क्या दिखाई मैंने आपको, तीनों अरेंजमेंट्स दिखाए। अब आइए मैं थोड़ा सा आपको
ईथेन का अरेंजमेंट दिखाया था, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला, कॉन्फॉर्मेशन है। कॉन्फॉर्मेशन क्या है, जिसमें दोनों कार्बन भी हैं और उनके बीच का बॉन्ड भी है। तो ये बॉन्ड है और ये कार्बन है। तो मान लीजिए ये ईथेन बनाना है हमने, तो सारे के सारे क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बनाएंगे। तो एक कार्बन, एक पहले वाले के 1 1 1 तीनों हाइड्रोजन दिख गए, और इसी तरीके से दूसरे वाले के तीनों हाइड्रोजन दिख गए। तो ये आपके पास क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया। समझ में आ गई बात आपको। तो इस तरीके से कार्बन ईथेन के लिए ये कॉन्फॉर्मेशन हमने बना दिया। ठीक है, मान लीजिए मैं इसकी जगह कहता हूँ आपको कि ए बी और सी होता, यहाँ पे डी ई और एफ होता। तो ये अगर मान लो कोई कंपाउंड होता, मान लो ईथेन की जगह कोई और कंपाउंड होता, समझ में आ गई बात आपको, जिसमें ये तीनों के तीनों ग्रुप कुछ और होते, हाइड्रोजन ही ना होते। तो इसको, इस फॉर्म को अगर आपने फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना था, तो आप इसको कैसे करते, सी और एफ को ऐसे लेके जाते हैं। देखो सी नीचे था, ठीक है ना, सी वाला ग्रुप नीचे था, एफ वाला ग्रुप ऊपर आ जाएगा, मतलब ये वाला ग्रुप ऊपर आ जाएगा। मतलब सोच लो कि इसको सीधा खोल दिया आपने, तो खोल करके सीधा ऐसा लगा दिया, तो ऐसे घुमा दिया आपने, एफ ऊपर चला गया, सी नीचे चला गया, और यहाँ पे देखो ई राइट में था तो ई राइट में आएगा, और बी राइट में था तो बी राइट में आएगा। तो यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा, तो बच गया ए बच गया और डी बच गया। तो इस तरीके से आप ईथेन मतलब सॉ हॉर्स के कन्वर्जन को भी फिशर में कर सकते हो, फिशर में कन्वर्जन भी कर सकते हो। समझ में आ गया। आइए एक एग्जांपल से इसको करके देख लेते हैं। ये मान लीजिए फिशर प्रोजेक्शन है, तो आप इसका सॉ हॉर्स बनाइए। तो सॉ हॉर्स कैसे बनेगा, आपको पता है, सॉ हॉर्स ऐसे बनेगा, ऐसे 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 ऐसे, ये तो बना दिया हमने घोड़ा, ठीक है जी, हॉर्स। अब इस हॉर्स में क्या कर दिया हमने, देखो ये दोनों आएंगे टांगे इधर, COH, ठीक है, ये टार्टरिक एसिड आपको पता ही है। अब टार्टरिक एसिड में से दोनों OH और H, एक तरफ OH मतलब ये नीचे वाले की तरफ OH ये वाला, और ऊपर वाले का H ये, तो ये बच गया OH और ये H। तो ये इस तरीके से टार्टरिक एसिड का सॉ हॉर्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो अब आपने सॉ हॉर्स समझ लिया। तो ये तो था सॉ हॉर्स। अब इसको थोड़ा और इजी बना दिया, मतलब समझ लो कि इसका मॉडिफिकेशन कर दिया, तो सॉ हॉर्स का न्यूमैन में कन्वर्जन कर दिया। एक न्यूमैन का प्रोजेक्शन फॉर्मूला आता है इसके बाद। अब मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे एक कार्बन ये रहा और दूसरा कार्बन ये रहा, और ये इनके अराउंड तीनों ग्रुप का अरेंजमेंट हो गया। अब इन चीजों को क्या दिखा रखा है इसने, न्यूमैन ने। न्यूमैन कहता है कि इनको कैसे दिखाना, इस कार्बन को कैसे दिखाना, एक गोले के रूप में कार्बन को, और इन तीनों ग्रुप्स को कैसे दिखाना, इनकी तिल्लियों के रूप में। एक तिल्ली यहाँ से आई, एक तिल्ली यहाँ से आई, और एक तिल्ली नीचे चले गई। तो वाई जो मैंने आपको बनाया था ऊपर, ये वाला वाई, ये वाई ये ऐसा बन गया, ठीक है ना। लेकिन ये तो है फ्रंट कार्बन, इसका जो पीछे वाला कार्बन, फ्रंट कार्बन मतलब मैं इस तरफ से अगर देख रहा हूं तो ये फ्रंट में आया और ये पीछे आया, तो पीछे वाला कार्बन ये आ गया। देखो आपका पीछे वाला कार्बन, पीछे वाले कार्बन का नाम देते हैं रेयर कार्बन, ठीक है। तो पीछे वाला कार्बन ऐसा हो गया, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, रेयर कार्बन। तो ये हो गया फ्रंट कार्बन, तो ये हो गया कैसा, रेयर कार्बन, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। और ये कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए। तो जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको ये बॉन्ड तो नहीं दिखेगा, समझ में आ गया। अगर मान लो आप मेरा पेन देख रहे हो, तो आपको एक तो टिप ये दिखेगी, लेकिन पीछे वाली टिप नहीं दिखेगी, क्योंकि आप ऐसे में देख रहे हो ना, ऐसे में देख रहे हो, तो आपको क्या नहीं दिखेगा, एक तो ये बॉन्ड नहीं दिखेगा, ये वाला बॉन्ड नहीं दिखेगा आपको, ठीक है ना, ये नहीं दिखेगा आपको सीधा जब आप यूँ देख रहे हैं, और ना ये टिप दिखेगी। लेकिन अगर इस टिप में अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो तब तो ग्रुप तो जुड़ेगा ना, दिखेगा ना आपको, कुछ और दिखे ना दिखे, लेकिन ग्रुप तो दिख रहा है ना आपको, वो देखो, तो ग्रुप आपको दिखेंगे, मतलब ये तिल्लियां दिखेंगी, ये ग्रुप्स तो दिखेंगे, लेकिन ये सेंटर नहीं दिखेगा, ये सेंटर नहीं दिखेगा, और ये कार्बन का ये नहीं दिखेगा। मतलब अगर आप इसको ऐसे में देख रहे हो, तो आपको कैसा दिखाई देगा, आगे वाला कार्बन दिखेगा, इसकी तीनों तिल्लियां सेंटर से निकली हुई दिखेंगी, लेकिन पीछे वाले की तिल्लियां हल्की सी निकली हुई दिखेंगी, लेकिन उसका सेंटर नहीं दिखाई देगा। तो ये न्यूमैन्स प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हो गया। ये जैसे मान लो आपने कोई दो कार्बन को दिखा दिया, इसमें ऐसे दिखाएंगे आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो वाई था, देखो डबल वाई था जो है ना, ये डबल वाई कैसा दिख गया, ऐसा दिख गया, ऐसा दिख गया, ऐसा ऐसे ऐसे, और हल्का सा यहाँ से, हल्का सा यहाँ से, हल्का सा यहाँ से, ये दिख गया आपको, ठीक है जी। ऐसे आपका अरेंजमेंट दिख गया। अब मान लीजिए मैं इसको घुमाता हूँ, इस वाले को तो मैं रख देता हूँ फिक्स, ठीक है जी, इसको फिक्स कर देता हूँ, और इसको घुमाता हूँ मैं कितना, 180 डिग्री, कितना घुमाता हूँ, या 60 डिग्री घुमाता हूँ। तो 60 डिग्री घुमाऊंगा तो सीधा वाई क्या हो जाएगा, उल्टा वाई बन जाएगा। सीधा वाई 60 डिग्री घुमाने पे कितना हो जाता है, उल्टा वाई बन जाता है। तो क्या बन जाएगा, सीधा वाई तो ऐसा रहेगा आपका, और अगला वाला क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा आपका। ये देखिए ऐसा हो जाएगा, मतलब एक सीधा वाई हो गया और एक उल्टा वाई हो गया आपका, ऐसे करके आपका अरेंजमेंट चेंज हो गया। अब अगर ये अरेंजमेंट चेंज हो गया, तो आपका फ्रंट कार्बन तो सीधा वाला ऐसे ही रहा,
ये, ठीक है, सीधा वाला। लेकिन उल्टा वाला कैसे हो गया? उल्टा वाला उल्टा वाई बन गया, ये ऐसे बन गया उल्टा वाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी दो कंडीशंस बनेंगी जिनको न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले में, इस वाली कंडीशन को तो बोलते हैं स्टैगर्ड कंडीशन, स्टैगर्ड, है ना। आपको तो ये पता ही है, मैं तो आपका क्विक रिवीजन करा रहा हूँ कि क्या पता आपके हाथ ऐसे चलते हैं कि नहीं चलते, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे इसके लिए ज़रूरत है। और इसको एक्लिप्स्ड बोलते हैं, एक्लिप्स्ड, है ना। एक्लिप्स्ड पता है आपको, आगे वाला और पीछे वाली वैलेंसीज एक दूसरे को ढक रही हैं, ठीक है ना, तो इसलिए एक्लिप्स नाम दे दिया, ग्रहण। और स्टैगर्ड मतलब जब बिल्कुल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस में है, तो इसलिए इसका नाम दे दिया स्टैगर्ड, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने 100 हर्ट्ज का न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्जन भी देख लिया। अब जब आपने कन्वर्जन देख लिया तो आप इसके बाद क्या देख लो, एक आध कॉन्फर्मेशन देख लो, न्यूमैन्स के हिसाब से कॉन्फर्मेशन देख लो, किसका? ईथेन का देख लो, मान लो ईथेन का देख लो, ठीक है ना, कॉन्फर्मेशन ऑफ न्यूमैन ऑफ ईथेन, है ना। ईथेन का अगर कॉन्फर्मेशन देखूं तो ईथेन क्या होगा, ईथेन में एक कार्बन ये होगा फ्रंट कार्बन, ठीक है, और उसके 3 हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन, और इसी तरीके से पीछे वाला कार्बन भी होगा जो आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, और उसके भी 3 हाइड्रोजन होंगे। तो तीनों हाइड्रोजन किस किस कंडीशन में हो सकते हैं, ठीक है, किस किस कंडीशन में हो सकते हैं? एक तो ये भी हो सकता है कि वो इससे बिल्कुल इस तरीके से स्टैगर्ड कंडीशन में हो, ठीक है ना, और एक कंडीशन क्या हो सकती है कि वो कैसे हो, ये फ्रंट कार्बन को तो सेम ही रख दिया मैंने, और बैक वाले कार्बन को इसके पीछे लेके आ गया, मतलब एक्लिप्स्ड कंडीशन में लेके आ गया, तो इसको स्टैगर्ड बोलेंगे, स्टैगर्ड, और इसको क्या बोलेंगे? एक्लिप्स्ड, ठीक है ना। ये कब प्रोड्यूस हुआ? जब मैंने 60 डिग्री का रोटेशन किया, तो 60 डिग्री में स्टैगर्ड था और 60 डिग्री घुमाने के बाद एक्लिप्स्ड हो गया, और फिर 60 डिग्री घुमाऊंगा तो क्या होगा, फिर यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, ये आगे वाला तो आगे ही रहेगा, पीछे वाला जो सीधा वाई था वो उल्टा वाई हो जाएगा, फिर से वो जो हो जाएगा स्टैगर्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से एक्लिप्स स्टैगर्ड यही होते रहेंगे कन्वर्जन, किसमें? ईथेन के केस में। अब अगर आपसे पूछें वो कि इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, तो देखिए यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन एक दूसरे से क्या है, मैक्सिमम 60 डिग्री के एंगल में या मैक्सिमम दूरी में है, जबकि यहाँ पे ये वाला और ये वाला बिल्कुल एक दूसरे के ओवरलैप्ड कंडीशन में, इसलिए ये वाला ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आपकी स्टेबिलिटी ऑफ स्टैगर्ड फॉर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एक्लिप्स्ड फॉर्म, ये बात भी आपको समझ में यहाँ से आती है। अब अगर बात समझ में आती है तो आइए ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ब्यूटेन कैसा होता है? इसमें 2 कार्बन तो हैं, उन दोनों में 2 हाइड्रोजन भी हैं। जैसे ईथेन में क्या था, 3 हाइड्रोजन थे ना दोनों कार्बन पे, मगर एक हाइड्रोजन की जगह एक CH3 इस पे लगा हुआ और एक CH3 इस पे लगा हुआ। कुल मिलाकर के जो फ्रंट कार्बन है, उस कार्बन पे जो 3 तिल्लियां हैं, उन 3 तिल्लियों में से एक तो है आपकी कौन सी, एक तो है आपकी हाइड्रोजन की, दूसरी फिर से हाइड्रोजन है, ठीक है ना, और तीसरी है CH3 की तिल्ली, ये CH3 की तिल्ली, ठीक है। पीछे वाला कार्बन जो है उसमें भी क्या है, 3 तिल्लियां हैं, 1 तिल्ली, 2 तिल्ली, 3 तिल्ली। तो एक तिल्ली तो है आपकी एक हाइड्रोजन की है, दूसरी फिर हाइड्रोजन की है, और तीसरी CH3 की है। अब ये मैंने प्रेजेंटेशन केवल बनाया है आपके सामने, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं स्ट्रक्चर 1 कह रहा हूँ और मैं इसको 180 डिग्री घुमा दे रहा हूँ, मान लीजिए 180 डिग्री घुमा दे, मतलब सॉरी 180 डिग्री घुमा दूँ या 60 डिग्री घुमा दूँ, 60 डिग्री घुमाने में ही काम हो जाएगा। तो 60 डिग्री घुमाने के बाद क्या होगा, देखिए, अच्छा एक मिनट, हाँ, तो ये हो जाएगा। तो आगे वाले को तो मैंने हिलने नहीं देना, मैंने तो केवल पीछे वाले को ही हिलाना है। तो पीछे वाले को 60 डिग्री घुमाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आगे वाले का तो हाइड्रोजन थे ये H, और यहाँ पे CH3 था, पीछे वाले की ये जो CH3 थी अब इधर चले जाएगी, ये CH3 हो जाएगी, और बाकी ये दोनों H हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए कंडीशन, तो ये भी एक कंडीशन बन गई। अब अगर मैं फिर से इसको 180 डिग्री 60 डिग्री घुमाता हूँ, 60 डिग्री घुमा रहा हूँ बस मैं, है, तो 60 डिग्री घुमाने में फिर क्या होगा, फ्रंट वाले ने तो कहीं नहीं जाना, लेकिन पीछे वाला क्या होगा, पीछे वाला फिर से ऐसे खुल जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप ये जो H है, अब ये इधर आ जाएगा, ये H इधर आ जाएगा, ये वाला CH3 इधर आ जाएगा, ये वाला CH3 इधर आ जाएगा, ठीक है, ये बाकी सब H बच जाएंगे। 2 CH3 की कंडीशन दिखा दी और बाकी H दिखा दिया। तो इस तरीके से ये 3 फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, जब आप फिर से इसको घुमाओगे तो क्या होगा, ये फ्रंट कार्बन तो सेम का सेम ही रहेगा, बैक वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये इसके पीछे आ जाएंगे, इसके पीछे ये आ जाएगा 60 डिग्री घुमाने पे, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, ठीक है ना। तो आगे वाला हाइड्रोजन CH3, पीछे वाला हाइड्रोजन और CH3, इस तरीके से कंडीशन बन जाएगी। तो अब आप देख सकते हो फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर और फोर्थ स्ट्रक्चर की कंडीशन को देख सकते हो।
अब देखिए इसमें पहली कंडीशन क्या है, जब CH3 मैक्सिमम दूरी में है तो ये स्टैगर्ड के बावजूद इसकी अगली कंडीशन क्या है, दोनों CH3 की कंडीशन है। ये वाला क्या है, एक्लिप्स्ड है, ये वाला भी एक्लिप्स्ड है और ये वाला भी देखने में स्टैगर्ड ही हो रहा है। देखो जैसे ये एक्लिप्स्ड है तो पहला वाला भी स्टैगर्ड है और ये तीसरा वाला भी स्टैगर्ड है, लेकिन दूसरा वाला एक्लिप्स है और चौथा वाला भी एक्लिप्स है। अब इन दोनों एक्लिप्स में पहले तो क्या अंतर है, इसमें CH3 के एग्जैक्ट पीछे CH3 है, यहाँ पे CH3 और CH3 एक दूसरे के पीछे नहीं है। तो ये वाली कंडीशन जो है इसका नाम तो है फुली एक्लिप्स्ड। क्या नाम है इसका, फुली एक्लिप्स्ड। ठीक है जी, इसका नाम तो क्या है, एग्जैक्टली फुली एक्लिप्स्ड। जबकि इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल एक्लिप्स्ड, पार्शियल बोल देंगे, एक्लिप्स्ड है ना, ठीक है ना। इसी तरीके से इसकी कंडीशन क्या है, ये कंप्लीट स्टैगर्ड है, पूरे स्टैगर्ड के लिए नाम देते हैं को स्टैगर्ड ही बोलो, यहाँ पे स्टैगर्ड, इसको स्टैगर्ड बोलेंगे। या फिर एक और नाम आता है इसके लिए एंटी, क्या नाम आता है इसके लिए, एंटी कॉन्फॉर्मेशन। और ये वाला क्या है, ये भी है तो स्टैगर्ड लेकिन फुली स्टैगर्ड नहीं है जैसे पहला वाला था। इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए नाम आता है जी गाउच। क्या नाम आता है, गॉच फॉर्म आता है। तो इस तरीके से आपके 4 कॉन्फॉर्मर्स बनते हैं ब्यूटेन के लिए। एक होता है एंटी स्टैगर्ड, दूसरा फुली एक्लिप्स, फिर पार्शियल एक्लिप्स और फिर गॉच। इस तरीके से 4 फॉर्म। अब वही बात आ जाती है कि स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी अगर देखी जाए तो ये तो होगी स्टैगर्ड की, मतलब जो एंटी फॉर्म है उसकी। स्टैगर्ड के बाद गॉच फॉर्म की जो स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, फिर पार्शियल एक्लिप्स की और फिर उसके बाद एक्लिप्स की, मतलब सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा एक्लिप्स्ड वाली फॉर्म। क्यों होगी सबसे ज़्यादा अनस्टेबल, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल, ये देखो ये भी बड़ा ग्रुप है, ये भी बड़ा ग्रुप है, एक नियरेस्ट मतलब एक दूसरे के पास है ना, तो पास होने के कारण क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ बहुत ज़बरदस्त रिपल्सन फेस करेंगे ना, इसलिए ये लोग भाग जाएंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि स्टैगर्ड गॉच से और गॉच पार्शियल और फिर एक्लिप्स से ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहता है, ये आप कह सकते हो। लेकिन ये कंडीशन भी हमेशा नहीं होगी, जैसे इथाइलिन ग्लाइकॉल की कंडीशन देखते हैं ये। अब इथाइलिन ग्लाइकॉल की कंडीशन में देखो, इथाइलिन ग्लाइकॉल मतलब समझ रहे हो ना आप, CH2OH और फिर CH2OH, तो मतलब एक कार्बन ये रहा, इसके तीन ग्रुप ये रहे और दूसरा कार्बन उसके पीछे रहा। तो दूसरा कार्बन कैसे दिखा सकते हैं हम, एक तो इस फॉर्म में दिखा सकते हैं और एक एक्लिप्स फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। लेकिन अभी आप फिलहाल 2 स्टैगर्ड फॉर्म बनाओ, ठीक है ना, ये दोनों स्टैगर्ड फॉर्म बनाओ। अब देखो इसमें एक में OH है और फिर 2 H है, इसी तरीके से इसमें एक OH है और 2 H है। देखो एक कंडीशन तो ये हो सकती है और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, आगे वाले को नहीं हिलाना, ठीक है जी, आगे वाले को तो वैसे ही रहने दो, पीछे वाले को हिला रहे हैं हम। अब ये इस बार OH क्या है, यहाँ पे H आ जाए, यहाँ पे OH आ जाए, यहाँ पे H आ जाए, मतलब आप समझ गए। इसको अगर हमने ऐसे में घुमा दिया, इस OH को इधर लेके आ गए, तो ये तो देखो एंटी फॉर्म है, इसी को बोल रहे थे अभी हम एंटी, जब ये दोनों बल्कियर ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट होंगे या 180 डिग्री के एंगल में होंगे। और ये वाला क्या है, इसको हमने गॉच बोला, ठीक है ना। आप देख रहे हो मैंने इसमें बाकी बची हुई 2 फॉर्म नहीं बनाई, मतलब एक्लिप्स्ड और फुली एक्लिप्स्ड और पार्शियल एक्लिप्स नहीं बनाई, क्योंकि वो दोनों सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हैं। स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, तो इन दोनों में से किसी को स्टेबल होना है। ये स्टेबल है कि ये स्टेबल है, बस ये देखो। अब आप कैसे पता करोगे स्टेबल, आपने अभी तक सुना था कि एंटी ज़्यादा स्टेबल होता है गॉच से, अभी देखा था हमने पुराने एग्जाम्पल में, लेकिन इस एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे H बॉन्डिंग बन रही है, क्या नज़दीक होने के बावजूद इनमें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, H बॉन्डिंग हो रही है, और ये H बॉन्डिंग थोड़ा सा इसको फेवर कर रही है, इसलिए गॉच फॉर्म एंटी फॉर्म से यहाँ पे स्टेबल है। इस बात को याद रखना, क्योंकि आप तो याद करके बैठे हो इसको और वो इथाइलिन ग्लाइकॉल पूछ लेगा, वो पूछेगा कि इथाइलिन ग्लाइकॉल के सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी, और आपने मारना है कि एंटी फॉर्म को, लेकिन एंटी फॉर्म होनी नहीं है, क्योंकि गॉच फॉर्म थोड़ी सी फेवर कर रही है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, इसलिए आपको यहाँ पे एग्जांपल दे करके बता रहा हूँ। अब कॉन्फर्मेशन में दूसरी कंडीशन पढ़ो, ये तो मैंने आपको बता दिया, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, शॉहर्स प्रोजेक्शन, और उनसे बेसिस में इथेन और ब्यूटेन और इथाइलिन ग्लाइकॉल का क्या कॉन्फर्मेशन। अब आप आगे की